नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत सामग्री पर गहराई से बात करने वाले हैं। इसमें एक खास मतदाता सत्यापन प्रक्रिया, जिसे SIR कहा गया है, उसका जिक्र है। पहली नज़र में ये थोड़ी जटिल लग सकती है। मतलब कई श्रेणियां हैं, अलग अलग दस्तावेज़ों की बात है, कुछ खास तारीखें भी हैं। तो आज कोशिश करते हैं इसकी तह तक जाने की, समझने की कि ये स्रोत आखिर कह क्या रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को, इसकी बारीकियों को समझने में हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। धन्यवाद। हाँ, तो ये जो स्रोत है, इससे देखकर लगता है कि एसआईआर ये एक तरह का क्या कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण है, एक वेरिफिकेशन ड्राइव। और जैसा इसमें लिखा है, शुरुआत 16 और 17 सितंबर को हो रही है और फोकस अभी शुरू में दो मुख्य श्रेणियों पर है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी ये श्रेणियां समझना जरूरी होगा फिर। चलिए श्रेणी ए से शुरू करते हैं। स्रोत क्या कहता है? कौन है ये श्रेणी ए के मतदाता? हाँ, स्रोत बिल्कुल साफ बताता है। श्रेणी ए में वो लोग हैं जिनका नाम 2005 की मतदाता सूची में था, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के हों, और साथ ही उनका नाम 2025 की मतदाता सूची में भी है। मतलब दोनों सूचियों में नाम मौजूद है। अच्छा, तो अगर किसी का नाम दोनों लिस्ट में है, 2005 वाली में भी और 2025 वाली में भी, तो उनके लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कैसी है? आसान है? हाँ, उनके लिए स्रोत के हिसाब से प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है, बहुत सिंपल। उन्हें बस कोई भी पहचान पत्र दिखाना है। दस्तावेज में लिखा भी है, जिकोनो डॉक्यूमेंट्स दिखवाले है वो, अच्छा। जिसका मतलब है कोई भी मान्य दस्तावेज चलेगा। तो ये दिखाता है कि अगर निरंतरता है तो सत्यापन ज्यादा मुश्किल नहीं। ये तो काफी स्पष्ट है। अच्छा, अब आते हैं श्रेणी बी पर। आपने शुरू में इसका जिक्र किया था। ये कौन लोग हैं और इनकी स्थिति श्रेणी ए से कैसे अलग है स्रोत के अनुसार? हाँ, तो श्रेणी बी ये थोड़ी अलग है। स्रोत कहता है कि ये वो मतदाता हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उससे पहले हुआ था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका नाम 2005 की मतदाता सूची में नहीं था, लेकिन 2025 की सूची में है। ओके, जन्म 1 जुलाई 87 से पहले, 2005 में नाम नहीं, पर 2025 में है। तो जाहिर है इनके लिए तो प्रक्रिया अलग होगी। क्या दस्तावेज चाहिए इनके लिए? बिल्कुल अलग। यहाँ स्रोत दो शर्तें बता रहा है। पहली कि ऐसे मतदाताओं को अपने पिता का नाम 2005 की मतदाता सूची में दिखाना होगा। पिता का नाम 2005 की सूची में? हाँ, और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें एक ऐसा दस्तावेज भी देना होगा जो मतदाता का उनके पिता से संबंध स्थापित करे। स्रोत इसे लिंक दस्तावेज कह रहा है। लिखा है, लोगते देवताकोर लोगत नामथोका डॉक्यूमेंट्स देखवाले होबो। तो आप देख सकती हैं, ये श्रेणी ए से काफी पेचीदा है। पिछली पीढ़ी के रिकॉर्ड चाहिए और लिंक दस्तावेज भी। मतलब 20 साल पुरानी सूची में पिता का नाम ढूंढना और फिर उससे अपना रिश्ता साबित करना, ये तो निश्चित रूप से श्रेणी ए से ज्यादा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। अच्छा, ये तो हुई श्रेणियां ए और बी, लेकिन फिर स्रोत में आगे 16 और 17 सितंबर को होने वाले पहले चरण का और भी विवरण है। उसमें 3 अलग-अलग प्रकार के मतदाताओं का जिक्र है। क्या ये ए और बी का ही विस्तार है या कुछ और है? चलिए पहले प्रकार को समझते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। पहले ए और बी बताया, फिर 16-17 सितंबर के पहले चरण के लिए 3 प्रकार बताए। ऐसा लगता है कि ये प्रकार शायद उन श्रेणियों को और साफ कर रहे हैं या उस खास चरण के लिए एक्शन बता रहे हैं। तो पहला प्रकार विवरण कहता है कि ये वो मतदाता हैं जिनका नाम उनके वर्तमान निवास के खंड की 2005 सूची में है और 2025 सूची में भी है। स्रोत ये भी कहता है कि खंड नंबर शायद अलग हो सकता है, पर इलाका वही है। अच्छा, तो ये तो मूल रूप से श्रेणी ए जैसे ही हुए, बस वर्तमान पते पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। इनके लिए क्या प्रक्रिया है? वही पहचान पत्र वाली? इनके लिए तो और भी आसान बताया गया है। उन्हें बस अपने ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को दोनों सूचियों में 2005 और 2025 वाली अपना नाम दिखाकर मिलान करवाना है। स्रोत कहता है, दुयोखोन तालिकार नाम मिलाए दिखवाई दिले होल। अच्छा। तो हाँ, ये अनिवार्य रूप से श्रेणी ए का ही एक प्रैक्टिकल रूप लग रहा है, खासकर उनके लिए जो उसी इलाके में रह रहे हैं। समझ गए। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर। स्रोत के मुताबिक ये वो मतदाता है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, नाम 2005 सूची में नहीं है, पर 2025 में है। ये तो बिल्कुल श्रेणी बी वाली परिभाषा है। तो क्या इनके लिए भी वही पिता के नाम और लिंक दस्तावेज वाली बात है?
देखिए, यहीं पर स्रोत में एक ध्यान देने वाली बात है जो थोड़ी उलझन पैदा कर सकती है। इस दूसरे प्रकार के मतदाताओं के लिए स्रोत ये कहता है कि उन्हें अपनी जन्म तिथि दिखाने वाला एक वैध प्रमाण पत्र जमा करना होगा बीएलओ के पास। लिखा है अखौन वैध प्रमाण पत्र। एक मिनट, अभी आपने बताया कि श्रेणी बी, जिनकी परिभाषा यही है, उनके लिए पिता का 2005 का रिकॉर्ड और लिंक दस्तावेज चाहिए। और अब इस दूसरे प्रकार के लिए जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है। ये तो अलग जरूरतें है गई हैं। बिल्कुल, और यही इस स्रोत का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जहां श्रेणी बी की परिभाषा में पिता से जुड़े दस्तावेज थे, वहीं 16-17 सितंबर के चरण के लिए जो दूसरा प्रकार बताया गया है, उसमें साफ तौर पर जन्मतिथि वाले वैध प्रमाण पत्र का जिक्र है। अब ये पूरी तरह साफ नहीं है कि ये विकल्प हैं, मतलब या तो पिता का रिकॉर्ड दो या जन्म प्रमाण पत्र दो, या ये दो अलग उपसमूह हैं, या फिर स्रोत के विवरण में ही थोड़ी भिन्नता है। लेकिन इस खास चरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत का उल्लेख तो स्पष्ट है। तो मतदाताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि उनके केस में क्या लागू होता है और कौन सा दस्तावेज तैयार रखना है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है लोगों के लिए। एक ही समूह के लिए दो अलग तरह की जरूरतें, अजीब है। खैर, हमें तो स्रोत के हिसाब से ही चलना है। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं। इस कैटेगरी में कौन है? तीसरा प्रकार उनके लिए है जिनका नाम 2005 की सूची में तो था, लेकिन किसी दूसरे खंड या निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब वो अब कहीं और रहते हैं, और उनका नाम उनके वर्तमान पते की 2025 की सूची में है। अच्छा, मतलब ये वो लोग हैं जो पिछले 20 सालों में कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इनके लिए क्या प्रक्रिया बताई गई है? इनके लिए स्रोत कहता है कि उन्हें अपने वर्तमान बीएलओ के पास, जहां 2025 सूची में नाम है, उस दूसरे खंड की 2005 की सूची में अपने नाम का प्रमाण जमा करना होगा। लिखा है, बिलेक कुनो खंडर 2005 सनोर थका तालिका खन 2025 सनोत नाम थका तालिका खोनर बीएलओर हाथों जमा दिले हवोल। समझ गई। तो मूल रूप से उन्हें साबित करना है कि वो 2005 में मतदाता थे, भले ही कहीं और थे। ये फिर से वही बात, 2005 की सूची तक पहुंच और उसमें नाम ढूंढना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मतदाता हो गए जिन्हें 16 और 17 सितंबर को इस पहले चरण में कुछ न कुछ करना है। या तो बीएलओ से मिलान कराएं, या जन्म प्रमाण पत्र दें, या पुरानी सूची का प्रूफ दें। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस दौरान किसे चिंता करने की जरूरत नहीं है? कौन इस प्रक्रिया से बाहर है अभी? हाँ, ये भी बताया गया है और ये जानना भी जरूरी है। दस्तावेज साफ कहता है कि वो मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है। अच्छा, बाद में? हाँ, 1 जुलाई 87 के बाद जन्मे लोग और जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है, उन्हें एसआईआर के इस पहले चरण में कुछ नहीं करना है। स्रोत के शब्द हैं, एसआईआर और ई प्रथम पर्यायत एवलोकर कोनो धरण और कॉरोनियो काम नहीं। यानी जो 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे हैं और 2025 की लिस्ट में हैं, वो इस पहले चरण से बाहर हैं। लेकिन आपने पहले चरण पर जोर दिया, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, स्रोत में ये शब्द प्रथम पर्यायता यानी पहले चरण में इस्तेमाल हुआ है। ये अहम है। इससे ये इशारा मिलता है कि शायद ये पूरी एसआईआर प्रक्रिया कई चरणों में होगी। हो सकता है बाद के चरणों में इन युवा मतदाताओं या शायद किसी और समूह के लिए भी कोई प्रक्रिया हो, लेकिन फिलहाल 16-17 सितंबर की कार्रवाई उन पर लागू नहीं होती जो 1 जुलाई 87 के बाद जन्मे हैं और 2025 लिस्ट में हैं। ये एक जरूरी जानकारी है ताकि लोग बेवजह परेशान ना हों। अच्छा, इस सब प्रक्रियात्मक जानकारी के अलावा क्या स्रोत में मतदाताओं के लिए कोई व्यावहारिक सलाह भी है, जैसे फॉर्म भरने या दस्तावेज जमा करने के बारे में? हाँ, बिल्कुल है। आखिर में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं जो किसी भी सरकारी काम में वैसे भी काम आते हैं। पहला, कि फॉर्म अधिकारी के सामने ही भरवाएं। फॉर्म निजार खनमुखत लिखाब, ताकि कोई गलती ना रहे। सही बात है। दूसरा, हो सके तो भरे हुए फॉर्म की या जो रसीद मिली है उसकी फोटो खींचकर रख लें। फोटो मारी राखिब। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो जमा किए गए दस्तावेजों की एक जेरोक्स कॉपी भी अपने पास रखें। ये छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं रिकॉर्ड के लिए। हाँ, ये तो काफी उपयोगी सुझाव है, किसी भी प्रक्रिया के लिए अच्छे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस स्रोत से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मुझे लगता है सबसे पहला काम तो मतदाता के लिए अपनी स्थिति को ठीक से समझना है ना? मतलब क्या उनका नाम 2005 और 2025 दोनों लिस्ट में है? उनकी जन्मतिथि क्या है, खासकर वो 1 जुलाई 1987 वाली कट ऑफ डेट के हिसाब से, और वो स्रोत में बताए गए किस श्रेणी या प्रकार में आते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी सही श्रेणी या प्रकार पहचानना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। और फिर उस समूह के लिए स्रोत में जो दस्तावेज बताए गए हैं उन पर ध्यान देना होगा। इसमें वो संभावित कंफ्यूजन भी शामिल है जिसका हमने जिक्र किया था, यानी 1 जुलाई 87 से पहले जन्मे, जिनका नाम 2005 सूची में नहीं, मतदाताओं के लिए श्रेणी बी में पिता के लिंग दस्तावेज की बात और प्रकार 2 में जन्म प्रमाण पत्र की बात। ये स्पष्ट करना होगा कि उन्हें आखिर देना क्या है। और ये पूरी प्रक्रिया खासकर उन लोगों के लिए जिनका नाम 2005 में नहीं था या जो कहीं और रहते थे, ये तो काफी हद तक उन 20 साल पुरानी मतदाता सूचियों पर निर्भर करती है। उन लिस्ट तक पहुंचना, उनमें सही जानकारी ढूंढना, ये अपने आप में एक चुनौती हो सकती है कई लोगों के लिए। निश्चित रूप से इस स्रोत में जो पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया बताई गई है उसकी नींव ही 2005 और 2025 की सूचियों की तुलना पर टिकी है। चाहे वो सबसे आसान मामला हो, श्रेणी ए या प्रकार 1 का, या फिर ज्यादा जटिल वाले मामले हो, श्रेणी बी, प्रकार 2, प्रकार 3, सब कहीं ना कहीं इन 2 टाइम पॉइंट की लिस्ट से जुड़े हैं, और खासतौर पर 2005 की लिस्ट से। ये अपने आप में दिलचस्प है कि आज की नागरिकता या मतदाता स्थिति को वेरीफाई करने के लिए 2 दशक पुराने रिकॉर्ड को बेस बनाया जा रहा है। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। और यहीं से हम स्रोत के विवरण से थोड़ा आगे बढ़कर एक बड़े सवाल पर सोच सकते हैं। देखिए, स्रोत हमें एक खास प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन इस तरह के वेरिफिकेशन अभ्यास जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर, खासकर इतने पुराने रिकॉर्ड पर इतना ज्यादा निर्भर करते हैं, समाज के अलग-अलग वर्गों पर इनका क्या असर हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों पर जिन्होंने पिछले 20 सालों में विस्थापन झेला हो। जैसे जो नौकरी के लिए शहर बदल गए हों, या किसी बाढ़ या दूसरी आपदा की वजह से घर छोड़ना पड़ा हो, या जिनके दस्तावेज खो गए हों या कभी ठीक से बने ही ना हो। ऐसे लोगों के लिए 20 साल पुराने रिकॉर्ड से अपना कनेक्शन साबित करना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है जब भी ऐसी प्रक्रियाएं सामने आती हैं।